हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, whatever you feel connected with. गाइस, आज हम टैक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके जेकेएसएसपी के सिलेबस में है भी। मैंने ये वीडियो आज इसलिए बनाया है क्योंकि अकाउंट्स का वैसे तो बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे फ्लो हो ही रहा है, पर टैक्सेशन के केस में जो मतलब मैंने देखा है, उसमें मुझे टैक्स का थोड़ा इनसफिशिएंट कंटेंट लगा। तो अगर इस वीडियो से किसी की भी हेल्प होती है तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। तो बिना वक्त गवाए हम आज शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम कोई भी सब्जेक्ट को उठाते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर होती है कि हाँ, ये सब्जेक्ट हमें ये चीज़ ऑफर करेगा। फॉर एग्जाम्पल मानो अगर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हिस्ट्री का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि हाँ, हम पास्ट में जाने वाले हैं, पास्ट के बारे में कुछ इवेंट्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ये चीज़ हमारे दिमाग में क्लियर होती है कि हम कहीं पे भी फ्यूचर के बारे में या पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी इस सब्जेक्ट में। मतलब एक पिक्चर आती है हमारे दिमाग में। तो जब भी हम इनकम टैक्स या टैक्सेशन के बारे में सोचते हैं तो उसका एक पिक्चर शायद बहुत सारों के लोगों के दिमाग में नहीं बन पाता होगा, क्योंकि जो इस बैकग्राउंड से नहीं है उन्हें इस चीज़ का एक क्लियर माइंड में पिक्चर नहीं आता होगा कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं उसी चीज़ को आपको क्लियर कर देती हूँ, ताकि जो एक आपके दिमाग में एक ये इमेज अगर बनी हुई है कि हाँ, ये सब्जेक्ट बहुत हैवी है या हम इसे नहीं कर पाएंगे, तो वो इल्यूजन आपके दिमाग से ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ये सब्जेक्ट बहुत ही सिंपल है, पर इसकी एक शर्त ये है कि आप इसे एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ें। अगर आप ये कोशिश करेंगे कि आप इस सब्जेक्ट को कहीं भी बीच से उठा के पढ़ना शुरू करेंगे, तो हाँ, ये सब्जेक्ट आपके लिए एक पहेली की तरह बन के रह जाएगा। तो मैं कुछ आपको एक आउटलाइन देती हूँ कि ये सब्जेक्ट आपको क्या ऑफर करने वाला है। इस सब्जेक्ट में आप जो हैं ये पढ़ेंगे कि इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम कैसा है, हमारा टैक्स का टाइप कौन सा है, कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं, क्या वो प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव है, और ऐसी कौन कौन सा लॉ है जो ये डिसाइड करता है कि टैक्स को किस पे लगाया जाएगा, टैक्स कैसे लगाया जाएगा, और अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो उसे कैसे हैंडल किया जाएगा। जैसे हर चीज को सॉल्व करने के लिए एक लॉ बना है कंट्री में, उसी तरीके से जब हम ये डिसाइड जिस दिन हमने ये डिसाइड किया, मान लो कि किसी दिन कंट्री ने ये डिसाइड किया होगा कि हाँ, हमें रेवेन्यू का सोर्स तो मतलब जनरेट करना ही है रेवेन्यू, तो उसका सोर्स टैक्स रखते हैं। तो जब कंट्री ने ये डिसाइड किया तो उसी दिन उसे एक लॉ की रिक्वायरमेंट भी लगी होगी कि कौन सा मतलब ऐसा कौन सा तरीका हो। गाइस, आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इसमें आप इनकम टैक्स लॉ के कुछ कंपोनेंट्स देखेंगे। मतलब जब आप इनकम टैक्स की बात कर रहे होते हैं, मतलब जब आप इस इनकम टैक्स एक्ट 1961 को पढ़ रहे होते हैं, तब आप आपको लगता है कि ये कुछ जो चीजें हैं ये अलग हैं। ऐसा नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट में ही ये सारी चीजें मतलब ये इसी के ही कंपोनेंट्स हैं। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये चीजें क्या हैं। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो ये डिसाइड करता है कि हाँ, टैक्सेशन लॉ कैसा रहेगा या क्या होगा कंट्री में। और आपको मैं एक और चीज बता देती हूँ कि ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है, ये बना तो 61 में ही था, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट 61 में ही मतलब हो गई थी फील, लेकिन ये इफेक्ट में मतलब इन्फोर्स जो है 62 से हुआ था। 62 में अब क्यों हुआ था ये इन्फोर्स? क्योंकि आप देखिए कि इनकम टैक्स एक्ट बना 61 में। इसके आगे आप जब प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये इफेक्ट में 62 से क्यों आया था। ऑब्वियसली है कि आप पहले कमाएंगे तो ही तो टैक्सेस लगाएंगे ना उसके ऊपर। तो 61 में लॉ तो आ गया, लेकिन आपके पास 61 जो है वो आपका प्रीवियस ईयर बना, और 62 जो है आपका असेसमेंट ईयर बना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है, तो ये मैं आपको फर्दर आगे एक्सप्लेन कर लूंगी, तब आपको ये और बेटर क्लियरेंस मिल जाएगी कि इन इफेक्ट 62 से ये क्यों हुआ था। तो एनुअल फाइनेंस एक्ट दूसरी चीज है जो इसके अंदर आता है। ये एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है, आप बहुत बार न्यूज में देखते होंगे, अभी भी आपने रिसेंटली सुना होगा कि बजट पेश हुआ, या मतलब आप हर बार सुनते हैं कि बजट सेशन
चल रहा है, बजट सेशन में आपका बजट पेश होता है, तो उसी को ही आप एनुअल फाइनेंस एक्ट कहते हैं। ठीक है, कि आप देखिए एक्ट तो 61 में बना है, लेकिन हर साल एनुअली जो है आपका पैसों के लेन देन के रिगार्डिंग कुछ एक एक्ट आता है या जो लॉ बनता है उसको आप एनुअल फाइनेंस एक्ट कहते हैं। जैसे एनुअल फाइनेंस एक्ट 2018, एनुअल फाइनेंस एक्ट 2019, उसी तरह एनुअल फाइनेंस एक्ट 2020, तो वो भी आपका इनकम टैक्स के दायरे में ही आता है। देन थर्ड आपके आते हैं इनकम टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, जो ये मतलब रूल्स होते हैं कि हाँ कितना डिडक्शन किसको मिलेगा, किस रेट पे लगेगा, क्या रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे। जैसे स्कूल के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वैसे इनकम टैक्स रूल्स एंड रेगुलेशन। देन सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन। अब डिपार्टमेंट ही आपस में कुछ सर्कुलेट करते रहते हैं कि आपने सुना होगा कि हाँ ये सर्कुलर सर्कुलेट हुआ है, कि मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन आप कहीं शेयर करते हैं कि डिपार्टमेंट ही इंटरनली मतलब कुछ सर्कुलर भेज रहा है कि हाँ इस तरीके से काम किया जाएगा या ऐसे काम करिए, नोटिफिकेशंस, तो वो भी इसी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के दायरे में ही आते हैं। ये जो आपका लीगल डिसीजन वाला है, ये क्या है कि मान लीजिए कि कभी कोई दो पार्टीज में डिस्प्यूट हुआ होगा, ठीक है, तो अब लॉ में उसका कुछ क्लियर मेंशन है नहीं है कि इसको कैसे हैंडल करना है, तो वो दो एंटिटीज क्या होंगी, उनके पास एक ही रास्ता रह जाएगा कोर्ट में जाने का। तो कोर्ट में जब वो जाएंगे तो कोर्ट अपना कुछ वर्डिक्ट सुनाएगा। ठीक है, तो वो जो आपकी केस स्टडीज बनेंगी वो भी आपकी हेल्पफुल रहेंगी इनकम टैक्स लॉ में। ठीक है, मतलब ये सारी वो चीजें हैं, वो कंपोनेंट्स हैं जो इनकम टैक्स लॉ को जो है डिफाइन करती हैं, जिन्हें मिलाकर क्लब करके पूरा आपका इनकम टैक्स लॉ बनता है। ठीक है, देन जो सेकंड चीज है जो आपको पढ़नी है, जब आप एक बार इसको समझ गए इनकम टैक्स लॉ क्या है, ठीक है, इसको तो आप समझ गए, अब आप ये जो इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं समझने की, ठीक है, ये सब किस लिए हो रहा है कि किस तरीके से आप किसी के ऊपर टैक्स लगाएंगे। ठीक है, तो आप टैक्स लगाएंगे तो उससे पहले कुछ स्टेप्स आपके होंगे, ठीक, जो आप फॉलो करेंगे। मान लीजिए कि आपको किसी की टोटल इनकम निकालनी है, क्योंकि इनकम निकाले बिना तो आप टैक्स लगा नहीं सकते। ठीक है, टोटल इनकम वर्ड यहाँ पे आप इस चीज पे फोकस करें, इनकम की बात नहीं, टोटल इनकम हो रही है। इनकम तो देखिए अगर आपके पास किसी एक सोर्स से आपको पता भी है कि हाँ इस पर्सन की इनकम इतनी है, उस पर तो आप टैक्स लगा लेंगे, बट वो ये जरूरी नहीं है कि किसी एक पर्सन को एक ही सोर्स से इनकम होती हो, उसे बहुत सारे सोर्सेस से इनकम होती होगी। आपको वो सारे सोर्सेस की इंफॉर्मेशन जब मिल जाएगी उसके बाद जो उसकी इनकम बनेगी उसे टोटल इनकम कहा जाता है। उस टोटल इनकम के ऊपर ही उसकी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट किया जाता है। तो उस चीज को करने के लिए, इस प्रोसेस में जाने से पहले आपको क्या क्या करने की जरूरत है, जैसे आपको इंग्रेडिएंट चाहिए होता है ना कोई सब्जी बनाने से पहले, वैसे ही आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। वो सब कैलकुलेट करने से पहले, टोटल इनकम या उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, ये चीजें निकालने से पहले आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर आपने वो सब नहीं किया है, वो होमवर्क नहीं किया है, तो आप इस एंड प्रोडक्ट तक पहुंच ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो वो होमवर्क क्या है, वो काम क्या है, वो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं जो आपको पता होने चाहिए, और वही इंपॉर्टेंट है जेकेएसएसपी के पॉइंट से। आपको वो यही पूछ सकता है। देखो फुल फ्लेश न्यूमेरिकल पूछना तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको पेपर में डाल देंगे और वो मतलब आपका जो है विद इन टाइम कैलकुलेट हो जाए, तो वो सब चीजें तो पॉसिबल नहीं है। आपको टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो वो इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहली चीज ये है कि आप उस एंटिटी या उस पर्सन का, ये जो पर्सन मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, ये डेफिनेशंस भी हम आगे पढ़ेंगे कि ये डेफिनेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। आपको कुछ डेफिनेशंस तो ऐसे बहुत सारी हैं एक्ट में, पर हर डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम जो मेजर डेफिनेशंस हैं उनको जरूर वहां पर पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्योंकि उनके बगैर तो आप समझ नहीं पाएंगे चीजों को। तो अभी आप पर्सन को एज इट इज रखिए, मैं आगे बताऊंगी कि पर्सन में और कौन कौन सी चीजें आती हैं। पर मान लीजिए आप जिस भी पर्सन पे जो है टैक्स लगा रहे हैं, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जानना बहुत जरूरी है। अब ये रेजिडेंशियल स्टेटस जानना जरूरी क्यों है उस पर्सन का,
देखिए, आप हर पर्सन पे जो है टैक्स नहीं लगा सकते हैं। आप बोलेंगे कि टैक्स किस पे लगता है? आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, सिटीजन, ठीक है? और एक वर्ड बहुत कॉमन रहता है, दैट इज रेजिडेंट। ये जो सिटीजन और रेजिडेंट है, इन दोनों में फर्क होता है। जरूरी नहीं है कि जो आपका सिटीजन होगा उस पे आप टैक्स लगाएंगे या उस पे टैक्स लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टैक्स हमेशा उस पर्सन पे लगेगा जो वहां का रेजिडेंट है। आप समझ रहे हैं मेरी बात का? वहां का मतलब जो भी कंट्री टैक्स लगा रही है, मान लीजिए अभी तो हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं क्योंकि इंडिया का लॉ पढ़ रहे हैं, तो अगर इंडिया को किसी पे टैक्स लगाना है तो उसके लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि वो पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस जाने कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, वो यहाँ रहा भी है या नहीं रहा है। अगर वो यहाँ का रेजिडेंट नहीं बनता है विद इन टाइम या उस गिवन फ्रेमवर्क में, ठीक है, जो मतलब असेसमेंट ईयर है, जब आप असेसमेंट ईयर जिस भी असेसमेंट ईयर में आपकी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट हो रही है, उस लॉ के हिसाब से जो आपके रेजिडेंशियल स्टेटस की रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो पर्सन, ठीक है, उन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वहां का रेजिडेंट नहीं बन रहा है, मतलब इंडिया का रेजिडेंट नहीं बन रहा है, तो आप उसके ऊपर टैक्स को नहीं लगा सकते। वो लायबल ही नहीं है आपको टैक्स पे करने के लिए। पर हाँ, अगर उस पर्सन ने हिंदुस्तान के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कोई इनकम जनरेट करी है, ठीक है, मतलब यहाँ का हवा, पानी, जो भी इकोसिस्टम है उसका इस्तेमाल किया और कुछ इनकम जनरेट की, तो क्या वो आराम से बच के बिना टैक्स दिए निकल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको पकड़ लेगी और बोलेगी कि भैया, हवा पानी तो इस्तेमाल कर लिया, खूब भारी भरकम मोटी रकम भी कमा ली, अब इसमें से हमारा टैक्स चुकाओ और फिर जिधर को जाना है जाओ। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हुआ? आपको उस पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस जानना है। और ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस शब्द है, ये खुद में ही एक फुल फ्लेज टॉपिक है कि आप किसको वहां का रेजिडेंट मानेंगे, कौन आपका नॉन रेजिडेंट है और कौन रेजिडेंट है, ये एक टॉपिक है। इस पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। पर आप अभी इतना याद रखिए कि आपका पहला स्टेप ये होता है ये जानना कि क्या वो पर्सन रेजिडेंट है या नहीं है। अगर रेजिडेंट है तो आपका ये लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, और अगर वो रेजिडेंट नहीं है, ठीक है, तो मेयरली सिटीजन होने से आप उस पे टैक्स क्लेम नहीं कर सकते उस पर्सन से। देन आपका सेकंड आ जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। देखिए, इनकम तो आप कमा रहे हैं, लेकिन अब वो इनकम जो है वो, उसके बहुत सारे हेड होते हैं, ठीक है। हेड मतलब सर नहीं, मतलब बहुत सारे उसके दायरे हो सकते हैं। मान लीजिए अभी जो ये टैक्स है, इसमें आपके जो हेड्स बनते हैं, मैं आपको वो बताती हूँ कि एक पर्सन है, ये इनकम टैक्स वालों ने उसको पकड़ा, ठीक है। इनकम टैक्स वालों ने बहुत बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई हैं। मान लीजिए उसको एक आप इस तरह इस पर्सन के रूप में एज्यूम करिए कि मोटी मोटी मूछों वाला एक आदमी है। वो एक पर्सन के पास पहुंच गया भाई आके, उसको बोला कि भाई आप हमको टैक्स दीजिए, आप क्या काम करते हैं? उस आदमी से उन्होंने पूछा, तो आदमी ने बहुत शान में बोला कि भाई हम तो जॉब करते हैं और सैलरी हमको मिलती है। इनको मौका मिल गया, इन्होंने कहा भाई ठीक है, सैलरी कमा रहे हो, चलो गवर्नमेंट को टैक्स चुकाओ, ठीक है। तो जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जो मतलब सैलरी रिसीव कर रहे हैं, उनकी सैलरी पे टैक्सेशन लगता है। तो ये आपका पहला हेड बन गया। आपका पहला हेड कौन सा बन गया? सैलरी, ठीक है, कि सैलरी आपका एक सोर्स हो सकता है इनकम का। तो इस सोर्स पे जब आप टैक्स लगाएंगे, ये आपका पहला हेड बन जाएगा। दूसरा क्या हो गया कि दूसरा आदमी दूर खड़े देख रहा था, तो दूसरे आदमी ने देखा कि हाँ, ये जो है, इसको तो इनकम टैक्स वालों ने पूरी वसूली कर ली इससे, इसने बोला था सैलरी, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं कुछ और इससे हटके बोलूंगा। तो इसने बोला नहीं नहीं भाई, मैं तो जॉब शॉब करता नहीं हूँ, बस वही है, घर में दो चार मकान है हमारे, तो वहां से हमको, हमने किराएदार वगैरह रखे हैं, रेंट वगैरह हमको मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो इससे भी ज्यादा चालू बैठे हुए थे। इन्होंने बोला अच्छा ऐसा है, चलो तुम दूसरे ही हेड में आ जाओ, हाउस प्रॉपर्टी में आ जाओ, ठीक है। तो इस बेचारे को इन्होंने हाउस प्रॉपर्टी के अंडर डाल दिया।
मतलब ये किसी भी तरीके से किसी को बचने नहीं देते हैं, ठीक है। तो दूसरा हेड हमारा हाउस प्रॉपर्टी का हो जाता है। और तीसरा जो है, तीसरे आदमी ने सोचा कि अच्छा इन दोनों को तो पकड़ लिया, मैं क्या बोलूं। बोले नहीं नहीं, मेरा तो कोई रेंट वेंट का भी सिस्टम नहीं है, सैलरी भी मुझे मिलती नहीं है, तो मैं तो बस छोटे मोटा अपना बिजनेस कर लेता हूँ, उसी से गुजारा चल रहा है। इन्होंने बोला अच्छा बच्चा, चलो तुम्हें तीसरे में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये तीसरे हेड में डाल दिया इन्होंने, जो हमारा आ जाता है, हमारा आ जाता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। प्रोफेशन माने कि आप कोई डॉक्टर हैं, कोई लॉयर हैं, या कुछ और हैं। तो चौथा आदमी ने बचने के लिए क्या किया, उसने कहा कि भाई मैं तो बिजनेस भी नहीं करता, कोई मेरे पास प्रॉपर्टी वगैरह रेंट वेंट का भी सिस्टम नहीं है, सैलरी का भी नहीं है, हम तो भाई बस कोई ऐसे ही पूर्वजों की जमीन जायदाद थी, उसी को बेच बेच के गुजारा कर रहे हैं। उन्होंने बोला अच्छा भाई तू तो अच्छी खासी मोटी खासी, अच्छा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम तो ठीक ठाक मोटा माटा कमा रहे हो, तो इस हेड को उन्होंने डाल दिया कैपिटल गेन में, ठीक है। तो कोई और आदमी आया, उसने बोला यार इन चारों को तो फंसा दिया, मैं क्या करूं। उन्होंने बोला सर मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, बस वही लॉटरी शॉटरी में कभी कुछ निकल गया तो अपना काम हो जाता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने बोला कि अच्छा तुम्हारा तो किसी में जा नहीं रहा है, तुम्हें हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में डाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमने क्या किया, पहले पहले तो आप उस पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस देखिए, अगर वो वहां का रेजिडेंट बनता है, उसके बाद आप उसके इन डिफरेंट हेड्स में क्लासिफिकेशन करेंगे। ये जो हेड्स मैंने अभी बताया ना, कि उसकी इनकम जो है वो किस में फॉल कर रही है, इनकम का सोर्स क्या बन रहा है उस पर्सन का, वो क्लासिफिकेशन आप करेंगे। उसके बाद जिस भी हेड में उसकी क्लासिफिकेशन होगी, उस हेड में कंपटीशन ऑफ इनकम कैसे की जाती है, क्या होता है, वो चीज आप करेंगे। मतलब आप उसकी इनकम को कैलकुलेट यहाँ कर रहे हैं उस हेड में, ठीक है। तो वो एक प्रोसीजर है, वही तो ये किताब में आप वही सब तो पढ़ते हैं कि सैलरी में कैसे कैलकुलेट की जाती है, हाउस प्रॉपर्टी में कैसे की जाएगी। तो ये सब्जेक्ट आपको और कुछ नहीं देने वाला, यही सिखाने वाला है कि सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन, इन सब हेड्स में इनकम को कैसे कैलकुलेट करके आप टोटल इनकम तक पहुंचते हैं। यही चीज जो है आपको पूरा सब्जेक्ट बनाकर देती है, ठीक है। तो आपका तीसरे स्टेप में आप क्या करते हैं, जब आपने क्लासिफिकेशन कर लिया, उस हेड के अंडर आप उसकी इनकम को कैलकुलेट करते हैं। जब आपने उसकी इनकम को कैलकुलेट कर लिया, तो अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जो अभी भी इस उम्मीद में बैठे हैं कि वो गवर्नमेंट को चूना लगा देंगे। कुछ लोग आपने देखा होगा कि वो अपनी इनकम को जो है, या अपनी कोई प्रॉपर्टी है उनके पास, वो अपने स्पाउस के नाम पे कर देते हैं, या किसी बच्चे के नाम पे कर देंगे जो अभी माइनर है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इस टेक्निक को भी पकड़ लिया, उसने गवर्नमेंट ने बोला भाई अच्छा तुम ऐसा कर रहे हो, तो तुम जो है ये टैक्स चोरी करने के इंटेंशन से कर रहे हो। तो अगले स्टेप में गवर्नमेंट क्या करती है, जब हमने ये इनकम तो कैलकुलेट कर ली, तो किसी और की इनकम को हम उसमें क्लब करें, उसकी इनकम में क्लब करें या ना करें, ये स्टेप में डिसाइड किया जाता है। अगर कहीं उस बंदे ने किसी के नाम पे इनकम को ट्रांसफर कर रखा है, ठीक है, तो क्लबिंग ऑफ इनकम, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये खुद में पूरे फुल फ्लेज चैप्टर्स हैं, ठीक है। क्लबिंग ऑफ इनकम एक चैप्टर है, ठीक है। इसमें रूल्स जैसे दे रखे होंगे, अगर उस पर्सन ने उसका उस रूल्स के अंडर जो है, उसने किसी के स्पाउस के नाम पे, मान लीजिए उसने कोई अगर अपनी प्रॉपर्टी या कोई इनकम ट्रांसफर की है, तो अगर रूल्स के हिसाब से उसका क्लब होना होता बनता होगा, तो वो इसके इनकम में क्लब हो जाएगी, ठीक है। तो अगला आपका ये हो गया। देन सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। देखिए अब जरूरी, ये तो मतलब मैं इस हेड के में बोलती हूँ, सैलरी में तो आपको लॉस नहीं होने वाला, पर प्रॉफिट्स एंड गेन्स और बिजनेस में अब जरूरी थोड़े है कि हर किसी को हर साल जो है वो प्रॉफिट ही होता है, उसको लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। तो गवर्नमेंट लॉस वाले को भी पूरा चांस देती है कि वो अपने लॉस
की भरपाई करे। मतलब अगर उसको कोई लॉस हुआ है तो गवर्नमेंट उसको ये मौका देती है कि वो इन फ्यूचर जो उसको प्रॉफिट्स हो उसमें से उस लॉस को कंपनसेट करे या पूरा करे। तो क्या कोई सेट ऑफ करना है, हमको कैरी फॉरवर्ड करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम ये चीज देखते हैं, क्योंकि देखिए आपको जब टोटल इनकम तक पहुंचना है ना, तो ये सारी चीजें तो आपको क्लियर करनी पड़ेंगी भाई पीछे, ठीक है। नहीं तो इस एसएससी के साथ तो इंसाफ नहीं होगा, है ना। इस एसएससी के साथ अगर इंसाफ करना है तो सारा चीजें आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी। देन जब आप ये सब कर लोगे, आपके पास तब जाकर ग्रॉस टोटल इनकम बनेगी। जब ये ग्रॉस टोटल इनकम आपके पास बन गई, देन उनमें से उस इनकम में से आप जो है डिडक्शंस को माइनस करते हो। डिडक्शंस का मतलब यहाँ क्या है कि गवर्नमेंट कुछ चीजें करने के लिए आपको खुद अप्रिशिएट कर रही है कि अगर आप ऐसा करोगे तो हम आपका टोटल इनकम में से ये चीजें माफ कर देंगे। जैसे मान लीजिए जब आप एलआईसी करवाते हैं, ठीक है, एलआईसी करवाने पे मान लीजिए गवर्नमेंट आपको बोलती क्या है, डिडक्शन देती ही है वैसे। तो अगर आप एलआईसी की पॉलिसी करवा रहे हैं तो गवर्नमेंट जो है आपको किसी सेक्शन के अंडर, कुछ आपके पास सेक्शंस होती हैं, ठीक है, एटीसी एटीएस ऐसे करके आगे, एटीसी डीडी ई, ठीक है। तो ये सारी सेक्शंस, वेरियस सेक्शंस होती हैं, इनके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए डिडक्शन मिलती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो जो चीजें गवर्नमेंट खुद अप्रिशिएट करना चाहती है कि लोग उस चीज को करें, ठीक है, उनके लिए गवर्नमेंट इन चीजों को अप्रिशिएट करने के लिए डिडक्शंस देती है, ठीक है। अब एलआईसी के लिए गवर्नमेंट को क्या हो रहा है, ये तो भाई मैं अपने लिए पर्सनल करवा रही हूँ, तो गवर्नमेंट को इसमें क्या खुशी हो रही है। भाई गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, आप हम पे बोझ तो नहीं ना बन रहे हो कि आप एलआईसी करवाइए, हम पे तो नहीं ना बोझ बनोगे आप। मान लीजिए कल को अगर मैंने अपने नाम की एलआईसी करवाई है और मुझे कुछ हो जाता है, तो पीछे जो रह जाएंगे, ठीक है, मान लीजिए अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो पीछे रह जाएंगे तो किसी पे बोझ तो नहीं बनेंगे। तो गवर्नमेंट इन चीजों को करने के लिए जो है, एप्रिशिएट करने के लिए डिडक्शंस देती है। मान लीजिए गवर्नमेंट आपकी हेल्थ पॉलिसी को बढ़ावा देना चाहती है, ठीक है, तो अगर आप उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे या उस पॉलिसी को लेंगे तो आपको डिडक्शंस आपके टैक्स के टाइम पे मिलेंगे। तो लोग जो है उस डिडक्शन के लिए ही इंस्पायर होके हो सकता है उसमें आ जाए, ठीक है। तो आपको कुछ डिडक्शंस मिलती हैं। तो यहाँ इस स्टेज पे आके जब आप ग्रॉस टोटल इनकम तक पहुंच गए, फिर आपको वो डिडक्शंस माइनस करने के लिए यहाँ पर मिलती हैं। उसके बाद जाके जब आपने इसमें से अपनी डिडक्शंस कर ली, ठीक है, तो आपको क्या हो रहा है, सेकेंड, कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम हो रही है। मतलब आपने टोटल इनकम उस बंदे की निकाल ली है। पहले आप ग्रॉस पे थे, अब वो टोटल इनकम पे पहुंच गया है। टोटल इनकम पे फिर जो भी आपका उस ईयर का रेट रहेगा, ठीक है। अब जैसे वो तो रेट आपका यहाँ पे ही आता है ना हर साल बजट पे, ये देखिए यहाँ हर साल आपको गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि क्या रेट रहेगा, ठीक है। तो वो रेट लगा के आप उसकी टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो मतलब आप ये समझिए कि ये जो पूरी बुक है वो बस इन्हीं चैप्टर्स में आपकी बन के रह गई है। और जेकेएसएसपी के पॉइंट से आपको ज्यादा पीएचडी करनी भी नहीं है, आपको सिर्फ इस चीज का प्रोसीजर आप समझ लीजिए, मोर देन एनफ होगा जेकेएसएसपी के लिए। देन आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं कि एसएससी का मतलब क्या होता है, असेसमेंट का मतलब, और पर्सन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पर्सन में कौन कौन आते हैं, इनकम, ठीक है। इनकम में आप पढ़ेंगे कि इनकम, कैजुअल इनकम क्या होती है, इंडिया से आपका क्या मीनिंग है, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दो वर्ड्स का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ये देखिए, ये चीजें जो कुछ है ना, ये बहुत कॉमन सेंस की है, इन पे आप ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। जैसे व्हाट इज टैक्स, अब मैं को सिंपल सी भाषा में बोलूं तो टैक्स क्या है। टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जो हम गवर्नमेंट को करते हैं, ठीक है। इससे कोई आप मना नहीं कर सकते कि नहीं मैं टैक्स नहीं दूंगा, अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। अब टैक्स जो है बेसिकली दो तरह का होता है, एक तो आपका डायरेक्ट टैक्स होगा और एक इनडायरेक्ट टैक्स होगा। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में अगर मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताऊं तो सिंपल सा डिफरेंस ये आता है कि डायरेक्ट टैक्स आपको विजिबल होता है, ठीक है, आपको दिखता है, आपको दर्द होता है जब जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स आपको पता भी नहीं चलता कब चला गया। और एक जो बहुत कॉमन सा मतलब इंडिया में है, लोगों को, जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको लगता है कि वो डायरेक्ट टैक्स जो है ज्यादा देते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स वो देते ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ऑन एवरेज इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो बहुत ज्यादा चुकाते हैं एज कम्पेयर टू डायरेक्ट टैक्स। बस डिफरेंस इतना है कि डायरेक्ट टैक्स
हमें जाता हुआ दिखता है तो हमें बुरा लगता है, ठीक है। जैसे अगर आप किसी को, इसमें कोई ऑफेंड नहीं होना, पर जैसे मान लीजिए कि आप किसी को अगर खींच के थप्पड़ लगाते हैं, ठीक है, तो उसको विजिबल होगा कि थप्पड़ कौन लगा रहा है, ठीक है, दर्द होगा उसको, तो वो चीज उसको फील होती है। लेकिन इनडायरेक्ट टेक्स्ट में मान लीजिए कोई इंसान गलत काम कर रहा है, ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि हाँ इसको देखना, ये पक्का इसका फल मिलेगा। बट उसको ऐसा तो नहीं है कि अब वो कोई इंसान चोरी करके आ रहा तो उसको इंस्टेंट उसका भगवान आगे खड़े होंगे कि हाँ बेटा तूने गलत काम किया, चल तुझे सबक सिखाता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन भगवान की मार तो पड़ती है, लेकिन वो बहुत मीठी पड़ती है, ठीक है, वो किसी को विजिबल नहीं होगी। वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स आप सुबह से शाम चुका के घर वापस आएंगे, पर आप घर आके ये नहीं कहेंगे कि मैंने आज बहुत टैक्स चुकाया है, ठीक है, क्योंकि आपको ये फील ही नहीं होगा कि आपने कब वो दे दिया। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो है वो आप किसी दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर आप पे लगा है तो आप ही को चुकाना है। इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स तो किसी पे लगता है, लेकिन वो किसी और से लेके वसूल करके फिर गवर्नमेंट को पे किया जाता है, ठीक है। अभी जो जीएसटी वाला रिफॉर्म है वो डायरेक्ट टैक्स में नहीं आया है, ठीक है, या जीएसटी के आने से जो है वो डायरेक्ट टैक्स खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स में किया गया रिफॉर्म है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। देन उसके बाद टैक्स क्यों लगाए जाते हैं? बहुत बेसिक चीज है। अगर टैक्स नहीं लगाए जाएंगे तो रेवेन्यू कहाँ से होगा, और रेवेन्यू नहीं होगा तो डेवलपमेंट की जो वेरियस एक्टिविटीज की जाती हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं गवर्नमेंट से, वो गवर्नमेंट फुलफिल करने की कंडीशन में नहीं होगी। तो आप ये लाइंस को पढ़ सकते हैं, यहाँ पे जो भी लिखा है बहुत इजी है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। देन आता है कि पावर किसके पास है, ठीक है। अब ये तो डिसाइड हो गया कि हाँ रेवेन्यू तो जनरेट करना जरूरी है भाई कंट्री में, क्योंकि आपको एक्टिविटीज तो आपका पैसा कहाँ से आएगा, और ये जो आप इतनी उम्मीदें लगा के बैठे हैं अपनी प्यारी गवर्नमेंट से कि हाँ सड़कें बनाएगी, हॉस्पिटल बनाएगी, वो कहाँ से बनाएगी भाई, ठीक है। तो ये तो डिसाइड कर लिया कि हाँ टैक्स जो है लगाया जाएगा, टैक्स के लिए लॉ भी आपने बना दिया। उसी लॉ में जो है वो पावर दी गई है कि हर कोई, ये नहीं कि आप तो दूसरे दिन आपका पड़ोसी खड़ा हो गया बोलेगा कि भाई चलो सड़क बनानी है टैक्स दो, ठीक है। तो पावर हर किसी के पास नहीं है टैक्स लगाने की। सिर्फ जो हमारी अथॉरिटी ऑफ लॉ है वही हमारा टैक्स लगा सकती है हमारे ऊपर, और कोई नहीं लगा सकता, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 246 जो है वो हमें 3 लिस्ट देती है, जो मेजर चीज आपने सुना भी होगा अगर आपका पॉलिटी में इंटरेस्ट है, आप पढ़ते रहते होंगे तो, कि आर्टिकल 246 जो है वो 3 लिस्टें देती है हमें, ठीक है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सारे दायरे या वो सारा एरिया आता है कि हाँ ऐसा कौन कौन सा एरिया है जिसपे यूनियन या मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लॉ बना सकती है, ठीक है, या पार्लियामेंट जहाँ पे अपने पावर को एग्जीक्यूट करके लॉ बना सकती है। तो वो सारे एरियाज जो है वो यूनियन लिस्ट में दे रखे हैं। दूसरी लिस्ट आती है स्टेट लिस्ट, मतलब ये एरियाज जो है इनके ऊपर जो है वो स्टेट ही अपना लॉ बना सकती है, मतलब स्टेट के पास जो है पावर है इन जगहों पे अपना लॉ बनाने की। और ये एरिया एक ऐसा है जहाँ पे दोनों के पास पावर है, दोनों मिलजुल के काम करेंगे भाई, और डिसाइड करेंगे कि कैसा होना चाहिए। तो ये हमने देखा कि पावर कहाँ से आ रही है, ठीक है। पावर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, आर्टिकल 246 के अंडर दे रहा है, और आर्टिकल 246 के अंडर जो है 3 लिस्ट आती है। उस 3 लिस्ट में जो यूनियन लिस्ट का एंट्री 82 है ना, मतलब 82 का जो पॉइंट है ना वो क्लियरली बोल रहा है कि पार्लियामेंट के पास जो है पावर है आपके ऊपर टैक्स लगाने की, ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम के अलावा। देन स्टेट लिस्ट में भी जो एरियाज दे रखे होंगे कि वो किन किन मैटर पे अपना लॉ बना सकती है। पर यूनियन लिस्ट में जो पावर किसको दे रखी है इन्होंने, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट माने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है आपके ऊपर टैक्स लगाने की। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर होती है टैक्स लगाने की, बट वो एरियाज क्लियरली मेंशन कर रखे हैं कि किन किन एरियाज पे, हर एरिया पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉ या टैक्स नहीं। देन इनकम टैक्स एक्ट 1961 जैसे हमने पहले ही बता दिया, ठीक है। तो आपको कुछ पॉइंट्स जो अगर कहीं पे आपको जो आपका नॉलेज बैंक होगा ना वो आपको एलिमिनेशन करने में मदद करेगा एमसीक्यूज की, ठीक है। तो देखिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पहले बता चुकी हूँ टैक्सेशन के रिगार्डिंग में जो आया था हमारी कंट्री में, और ये जो है होल ऑफ इंडिया में लगता है। इसका मतलब भाई जो हमारे प्यारा J&K हर जगह एक्सक्लूड कर दिया जाता था वो यहाँ पे एक्सक्लूडेड नहीं है। तो केम इन टू फोर्स मैंने पहले बताया था कि ये 62 से इनफोर्स में आया था।
और इसमें जो है इतनी सेक्शंस दे रखी हैं और इतने इसके स्केड्यूल्स हैं। देन आप देखिए आगे आ जाइए, ये काम की चीज़ नहीं है सब कि सब सेक्शन और क्लॉजेस में इतना डीप में आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको एग्जाम क्रैक करना है। इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर बात करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है कि रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिसाइड किया जाता है। उसके बाद हम एक एक हेड को पढ़ेंगे सिस्टमैटिक तरीके से। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब।